जहाँ देखोगे वहाँ पे आपकी हम ऐसा लाइक आपको रेप करेंगे आपका, फिर आपको फेंक देंगे किसी नाले में। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ उन्होंने मुझे माफ़ करा, बट प्लीज़ ये पुलिस सबका मैं नहीं टॉलरेट कर पाऊँगी। दोस्तों, आजकल हमारे देश के युवा जब रात को इंस्टाग्राम चला रहे होते हैं, जैसे ही 12 बजता है उनके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है कि कहीं मोदी ना आ जाएं, कहीं इंस्टाग्राम पे मोदी ना प्रकट हो जाएं। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर अब फ्रेंड से रूबरू नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि उनका ज़मीर जाग गया हो, क्योंकि ज़मीर, गैरत और शर्म नाम के शब्दों को उन्होंने अपनी डिक्शनरी से खुरच कर निकाल दिया है। ये जनाब सदन से तो भागे भागे फिर रहे हैं, मगर आधी रात को ये रील बनाने में जुट जाते हैं और हर रील में उनकी फजीहत दर फजीहत होने लगती है। अपने आखिरी रील में जब ये गालीबाज छात्राओं पर उंगली उठा रहे थे, उस वक्त इनकी बाकी 4 अंगुलियां खुद इन्हीं पर उठ रही थीं। इन्होंने इस रील में सबसे भयंकर गलती ये की कि रील बनाने से पहले इन्हें एक आईना अपने सामने रख लेना चाहिए था। उस आईने में अपना प्रतिबिंब देख देख कर अपनी बात रखनी चाहिए थी, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन अनेकों सोशल मीडिया के पत्रकार आईना ले लेकर इनके ऊपर टूट पड़े। पिछले 12 साल के कार्यकाल में इन्होंने किस किस को कौन कौन सी गालियां दी थीं, या इनके अन्य सहयोगियों ने किसको कौन सी गाली दी थी, सब एक साथ इनका गाली पुराण ही खोलकर रख दिया गया। हमारे गरीब देश में ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड तो हार्ड कांपते थे। जैसे ही कोई जवान लौंडिया दिख गया और ये आ जा कमर झुकी, कंधे झुकी। जिस वक्त ये बच्चियों को माफ़ करने की बात कर रहे थे, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर कोई भेड़िया ऑन कैमरा ये ऐलान करे कि आज से मैं शाकाहारी होने का ऐलान कर रहा हूँ, तो कुछ देर के लिए मैं यकीन कर जाऊँगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये बात कहें कि मैं किसी से किसी बात का बदला नहीं लूँगा, तो मैं तो भाई यकीन करने से रहा। सवाल इनसे पूछा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों पर पायलट गन क्यों चलाई गई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही प्रतिबंधित कर रखा है। आप बच्चों को माफ़ी देते फिर रहे हैं, भला आपसे माफ़ी मांगी है किसने? ये तो वही हाल हुआ कि किसी अपराधी को कत्ल के जुर्म में पकड़ा गया और उस पर मुकदमा चलाया जा रहा हो, और वो जज से कह रहा हो कि जज साहब मैंने आपको माफ़ कर दिया। छात्रों पर हुई ज़्यादती का आपसे हिसाब मांगा जा रहा है, और गृह मंत्री अमित शाह को इस्तीफ़ा देने की बात कही जा रही है, और आप बच्चियों को माफ़ी दे रहे हैं। अपने इस वीडियो में नरेंद्र मोदी ने दोहरेपन की एक अनोखी मिसाल पेश करके रख दी है। आप बच्चियों को माफ़ करने की बात कह रहे हैं और पुलिस उनके घरों पर दबिश डाल रही है। आप अपने वीडियो में उस बच्ची को माफ़ करने की बात कर रहे हैं और दिल्ली पुलिस उस बच्ची के घर पर दबिश डाल रही है, और वो बच्ची भागी भागी फिर रही है, और वीडियो बनाकर वो खुद माफ़ी मांग रही है और अपने किए पर शर्मिंदगी भी जता रही है। और जयपुर में बैठा एक शख्स उस लड़की का मोबाइल नंबर और घर का पता सार्वजनिक कर देता है, और
इसके बाद से उस बच्ची को बलात्कार की धमकियां दी जा रही हैं। मोदी जी, आपने देश को उग्रपंथियों और गुंडों की भीड़ को जो हवाले कर रखा है, इसके मद्देनज़र मुझे डर लगने लगा है कि उस बच्ची के साथ कुछ अनहोनी घटना न हो जाए। आप उस बच्ची को माफ़ी दे रहे हैं और दिल्ली पुलिस उसके घर पर दबिश डाल रही है और गुंडे उसे रेप की धमकी दे रहे हैं। तीन बातें एक साथ चल रही हैं। इसकी मैं समझता हूँ सिर्फ 2 वजहें हो सकती हैं कि आप चोर से कह रहे हैं कि चोरी करो और दुकानदार से कह रहे हैं कि तुम जागते रहना, या तो आप अपने वीडियो के ज़रिए उस लड़की के खिलाफ जाल बिछा रहे हैं, उसको भ्रमित कर रहे हैं, या फिर दिल्ली पुलिस आपको जानती नहीं कि ये मोदी कौन है। दोस्तों, मेरी चिंता कुछ अलग तरह की है। मैं जो महसूस कर रहा हूँ कि देश इस वक्त विनाश के कगार पर खड़ा है। कुछ बातें हैं जो मुझे काफ़ी परेशान कर रही हैं, जिनमें पहली बात यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को अदालत ने पिछले दिनों बरी कर दिया है, जिनके ऊपर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण करने का आरोप था। उनमें से एक बच्ची नाबालिग भी थी। नंबर 2, प्रहलाद जोशी, जिन्हें नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है, वो बिल्किस बानो के बलात्कारियों और हत्यारों को जो सज़ा पूरी होने से पहले ही गैर कानूनी ढंग से रिहा कर दिया गया था, उसका इन्होंने समर्थन किया था। और नंबर 3, बीजेपी के एक नेता ने बयान जारी किया है कि जंतर मंतर पर कर्फ्यू लगा देना चाहिए था और प्रदर्शनकारियों को घेर कर उनको गोलियों से भून देना चाहिए था और छात्राओं का सामूहिक बलात्कार करना चाहिए था। अगर ऐसा किया जाता तो वो शिकायत भी नहीं दर्ज कराती। बताइए, इस शख्स के अंदर जनरल डायर की रूह समा गई है। जनरल डायर ने गोली तो चलवाई थी ज़रूर, लेकिन बलात्कार जैसे घृणित काम का तो उसके जहन में ख्याल भी नहीं आया होगा। नंबर 4, कंगना रनौत से या तो बुलवाया जा रहा है या खुद ब खुद बोल रही हैं। वे प्रदर्शनकारी छात्रों को गटर की पैदावार बता रही हैं। ये गटर की पैदावार या गटर का कीड़ा उस जेन ज़ी को बता रही हैं जिन्होंने बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से अपनी बात रखी थी, अपनी आवाज़ उठाई थी, सरकार से सवाल किया था। नंबर 5, आरएसएस के एक बहुत बड़े विचारक और पदाधिकारी का बयान जारी हुआ है, जिन्होंने जेन ज़ी को कानून विरोधी बताया है और देश विरोधी भी बताया है। बताइए, ये आरएसएस के उस संगठन की तरफ से इन छात्रों को, प्रदर्शनकारियों को संविधान विरोधी बताया जा रहा है, जिस आरएसएस ने संविधान को कभी माना ही नहीं और 52 साल तक अपने कार्यालय पर तिरंगा भी नहीं लहराया। वे आज कानून की बात करने लगे हैं। नंबर 6, फिलहाल सरकार इस जांच में जुटी है कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में फंडिंग कहां से हुई, खाना कहां से आता था, टेंट, दरी, मंच वगैरह पर खर्च किसने किया, ये सारे इंतज़ाम कहां से हुए। आरएसएस जो बीजेपी का पितृ संगठन है, पिछले साल लाल किले से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संगठन की बहुत तारीफ भी की थी और इसे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ भी बताया था, जिसका आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। और दिल्ली झंडेवालान स्थित जो बीजेपी का नया कार्यालय 150 करोड़ से बना है, इसके लिए पैसा कहाँ से आया और किस किस ने फंडिंग की, इस पर बात नहीं होगी। अब यूपी का हाल आप देख ही रहे हैं। यहाँ की डबल इंजन सरकार कांवड़ियों पर पुलिस के ज़रिए हेलीकॉप्टर से फूल बरसाती थी। आज वही कांवड़िए पुलिस के ऊपर लाठी बरसा रहे हैं। पिछले दिनों 2 पुलिसकर्मियों को कांवड़ियों ने इतना पीटा कि उनके कपड़े फट गए और वे गन्ने के खेत में भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। दोस्तों, सबसे बड़ी चिंता मेरी ये है कि आप अदालत से लेकर मंत्रिमंडल तक या अन्य नेताओं का हाल देख रहे हैं। अगर उस बच्ची के साथ कुछ अनहोनी घटना होती है तो वो कहाँ जाएगी, किस अदालत में जाएगी? उस अदालत में जिसको अभी 3 तारीख को ब्रजभूषण शरण सिंह का केस उठा लिया गया है, उनको बरी कर दिया गया है, उस अदालत में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक हालात जो चल रहे हैं उसको देखते हुए कभी कभी लगता है कि अमित शाह का इस्तीफ़ा हो ही जाएगा। जिस दिन अमित शाह का इस्तीफ़ा हो जाएगा उसी दिन या उसके अगले दिन बीजेपी की सरकार भरभरा कर गिर जाएगी। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। मेरी तो यही दुआ है कि ये चुनी हुई सरकार है, इसे अपना कार्यकाल पूरा करना चाहिए। सरकार बीजेपी की ही बनी रहे, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने रहें, मगर मैं चाहता हूँ कि देश संविधान से चले। जो कुछ भी होना हो 2029 में हो। अगर हमारे देश की जनता अपराधियों के एक गैंग से खुश है तो उसे ही चुने, मगर चुनाव ईमानदारी और निष्पक्षता से हो। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।